बारिश में गरीब काली बहू की ब्लाउज मेहंदी। देखिए बहन जी, बुरा मत मानिएगा, विजय मेरा इकलौता बेटा है और इसकी तो सरकारी नौकरी भी है। तो मैं अपने विजय की शादी किसी अमीर और सुंदर लड़की से करवाना चाहूंगी। पंडित जी ने कहा था कि आप लोग इतने अमीर नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मैं आपकी बेटी को देखने आई। लेकिन ना ही तो आप अमीर हैं और ना ही आपकी बेटी सुंदर है। लेकिन बहन जी, बस अब मैं और कुछ नहीं कहना चाहूंगी, अब हम चलते हैं, नमस्ते। इतना कहकर कोमल अपने बेटे विजय को लेकर वहां से चली जाती है और एक बार फिर आज वंदना का रिश्ता टूट जाता है। वंदना का परिवार एक गरीब परिवार होता है। गरीब होने के साथ साथ वंदना दिखने में भी काफी काली होती है। वंदना के माता पिता को काफी परेशानी होती है, लेकिन काला रंग होने की वजह से वंदना को उसके रंग से कोई परेशानी नहीं होती है। वंदना के अंदर मेहंदी लगाने की एक बहुत अच्छी खूबी होती है। वंदना बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है। जब भी गांव में कोई तीज त्योहार होता है तो हर कोई वंदना से ही मेहंदी लगवाता है। लेकिन इस बात से वंदना के माँ बाप को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हमेशा वंदना के काले रंग की वजह से उसे ताने दिया करते हैं। ना जाने ऐसे क्या पाप किए थे जो इस काली को मैंने जन्म दिया। तेरे इस काले रंग की वजह से कहीं पर भी तेरा रिश्ता तय नहीं हो पा रहा है। तुझे पता भी है लोग तेरे बाबूजी को क्या कहते हैं। तेरी वजह से तेरे बाबूजी का घर से बाहर निकलना दुश्वार हो गया है। अरे जब तक तेरी शादी नहीं होगी तो तेरी बहन की शादी कैसे होगी? कम से कम अपना नहीं तो इसका सोच। एक तो हम लोग वैसे ही गरीब हैं, ऊपर से तेरा ये काला रंग। ये ले, मैंने तेरे लिए बेसन का घोल बना कर रखा था, इसे अपने चेहरे पर लगा ले। क्या पता इससे तेरा ज्यादा नहीं तो थोड़ा सा कालापन कम हो जाए और तू किसी को पसंद आ जाए। माँ, अगर मेरा रंग काला है तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने थोड़ी ना भगवान से अपने लिए काला रंग मांगा था। आप मुझे हमेशा मेरे काले रंग के लिए ताने देती रहती हो। क्या काले रंग के लोग इंसान नहीं होते? उनकी कोई भावना नहीं होती जो आप सब लोग उनके काले रंग की वजह से उन्हें हमेशा ताने देते रहते हो? चुप कर, आई बड़ी हमें भाषण देने वाली। जितना बोला है उतना कर। ये ले जा और चेहरे पर लगा ले। तेरी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। अब मुझे जल्द से जल्द तेरी शादी करवानी होगी। अब चाहे जैसा भी रिश्ता हो, मैं उस रिश्ते के लिए हाँ कर दूंगा। अगर अच्छे रिश्ते की ताक में बैठे रहे तो हो गई तेरी शादी। और वैसे भी तो जैसी काली के लिए अच्छा रिश्ता लाएगा ही कौन? अपनी माँ और पिता के मुंह से अपने लिए इतने कड़वे शब्द सुनकर वंदना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए कमरे में चली जाती है। जितेंद्र कुछ ही दिनों में अपनी बेटी वंदना के लिए एक रिश्ता देखता है और बिना कुछ देखे शादी तय कर लेता है। और कुछ ही महीनों के अंदर वंदना और प्रदीप की शादी हो जाती है। वंदना के ससुराल वाले बहुत ही अच्छे होते हैं, जिस वजह से उन्हें वंदना के काले रंग से कोई भी परेशानी नहीं होती है। गरीबी की वजह से वंदना की शादी भी एक गरीब परिवार में ही होती है। वंदना का पति प्रेम अपने गांव के सेठ के गोदाम की सुरक्षा किया करता था। शादी के बाद वंदना अपनी सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाती है। ऐसे ही समय बीतता रहता है और बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। बारिश के मौसम के शुरू होते ही वंदना के ससुराल वालों की परेशानी भी शुरू हो जाती है। वंदना के ससुराल की छत टूटी होती है, जिस वजह से बारिश का पानी घर के अंदर आ जाता है। पायल और बहू, जल्दी से ये सारे बर्तन जहाँ से पानी टपक रहा है वहाँ पर रख दो। देखो घर में कैसा पानी पानी हो गया है, सारे बर्तन इधर से उधर तैर रहे हैं। माँ, आपसे कितनी बार कहा है कि छत ठीक करवा दो। हर बारिश के मौसम में हमें छत से कितनी परेशानी होती है। हमेशा हमारे घर के अंदर पानी भर जाता है। इस बारिश के मौसम में तो हम लोगों का रहना, पीना, खाना, सोना सब दुश्वार हो जाता है। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। तुम तो जानती हो ना, गांव में कितने कम काम होते हैं, इसलिए मुझे मजबूरन उस सेठ के यहाँ काम करना पड़ रहा है। हमारा कंजूस सेठ हमें हमारे हक के पैसे भी पूरे नहीं देता है। सिर्फ कुछ समय की बात है, फिर मैं कहीं से पैसों का इंतजाम करके खुद का काम शुरू कर लूंगा। फिर तुम सब देखना, हमें किसी भी बात की कोई परेशानी नहीं होगी। वंदना से अपने घर के ऐसे हालात नहीं देखे जा रहे थे, लेकिन वो जानती थी कि वो कुछ कर भी नहीं सकती है। ऐसे ही समय बीतता रहता है कि एक दिन वंदना की नंद पायल वंदना के साथ अपनी दोस्त नंदनी की सगाई में जाती है। नंदनी, ये मेरी भाभी हैं वंदना, और भाभी मेरी बचपन की दोस्त नंदनी। पायल वंदना दोनों ही नंदनी को उसकी सगाई के लिए तैयार कर रहे होते हैं कि तभी अचानक नंदनी का ब्लाउज फट जाता है, जिसे देखकर नंदनी रोने लगती है। अब मैं क्या करूं? मेरा ब्लाउज फट गया और कुछ ही देर में मेरी सगाई भी है, शुरू होने वाली है। मेरे पास तो इतना समय भी नहीं है कि मैं इस ब्लाउज को सिलवा सकूं। अब मैं क्या करूं? फटा हुआ ब्लाउज तो मैं सबके सामने पहन कर नहीं जा सकती।
नंदिनी रोना बंद करो और अपना ब्लाउज मुझे दो। वंदना नंदिनी का ब्लाउज लेकर ब्लाउज की पूरी बैक साइड को कटा देती है, जिसे देखकर नंदिनी कहती है, ये क्या कर दिया आपने? मेरा ब्लाउज ठीक करने की बजाय और कट कर दिया। अब मैं अपनी सगाई में बैकलेस ब्लाउज पहनूंगी क्या? नंदिनी डरो मत, ये ब्लाउज पहन लो, मैं अभी कुछ देर में तुम्हारा पूरा ब्लाउज ठीक कर दूंगी। वंदना के कहने पर नंदिनी वो बैकलेस ब्लाउज पहन लेती है, जिसके बाद वंदना जल्दी से मेहंदी का कोन लेकर आती है और अपनी नंदिनी की बैक पर बहुत प्यारा सा मेहंदी का ब्लाउज डिजाइन बना देती है, जिसे देखकर नंदिनी कहती है, वाह भाभी, आपने तो मेहंदी से बहुत ही अच्छा ब्लाउज का डिजाइन बनाया है। अब आप ही मेरी शादी में मुझे मेहंदी लगाइएगा। नंदिनी जैसे ही बाहर जाती है तो सभी लोगों को नंदिनी का बैकलेस मेहंदी का डिजाइन बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। हर कोई वंदना से मेहंदी ब्लाउज डिजाइन बनवाता है, जिससे वंदना की अच्छी खासी कमाई हो जाती है। नंदिनी की सगाई में सुमन नाम की एक औरत भी होती है। सुमन शहर के सबसे बड़े पार्लर की मालकिन होती है। सुमन को वंदना का मेहंदी ब्लाउज का डिजाइन बहुत ही ज्यादा पसंद आता है, जिसके बाद वो वंदना के पास जाती है और उससे कहती है, वंदना, मेरा नाम सुमन है और मैं शहर के सबसे बड़े पार्लर की मालकिन हूँ। मेरे पार्लर में बहुत सारी लड़कियां काम करती हैं, लेकिन उनमें से कोई भी तुम्हारी तरह इतनी सुंदर और यूनिक आइडिया से मेहंदी नहीं लगा पाती है। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ मेरी पार्टनर बनकर काम कर सकती हो। इससे तुम्हें बहुत ज्यादा फायदा होगा और तुम बहुत जल्दी अमीर भी बन जाओगी। सुमन की बात सुनकर वंदना बहुत खुश हो जाती है। वंदना के पास अब बस यही एक रास्ता होता है जिससे वो अपने घर की सारी परेशानी को खत्म कर सकती थी। वंदना फौरन ही सुमन के साथ काम करने के लिए हाँ कर देती है, जिसके बाद वंदना सुमन के साथ शहर जाती है और वहाँ की सभी लेडीज को वंदना का ब्लाउज मेहंदी डिजाइन बहुत ही पसंद आता है। अब धीरे धीरे वंदना पूरे शहर में फेमस होने लगती है, जिस वजह से वंदना के पास अब बहुत सारे पैसे आ जाते हैं और वंदना उन पैसों से अपने और अपने ससुराल वालों के लिए एक बहुत ही बड़ा और प्यारा सा घर खरीदती है। माँ जी, आपको ये घर कैसा लगा? अब हम में से किसी को भी बारिश के मौसम में रहने में कोई परेशानी नहीं होगी। बहू, तूने तो एक बेटे का फर्ज निभाया है। मैं तो बहुत ही किस्मत वाली हूँ जो मुझे तुझ जैसी बहू मिली। हाँ वंदना, अगर तुम जैसी बहू पत्नी हर घर में हो तो वो घर किसी स्वर्ग से कम नहीं है। जितना तुमने हम सब के लिए किया है उतना कोई भी नहीं करता। आप सब लोग कैसी बातें कर रहे हैं? मैं ये सब आप सबके लिए नहीं करूंगी तो और किसके लिए करूंगी? आप लोगों के अलावा है कौन मेरा? आप ही तो मेरा परिवार हैं। वंदना की बात सुनकर सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब वंदना अपना खुद का पार्लर खोलती है और अच्छे से उसे चलाती है और अपने परिवार वालों के साथ खुशी खुशी अपने घर में रहती है। घमंडी नंद के खर्चे। माँ देखो, मेरे भैया के लिए कोई सुंदर, सुशील, संस्कारी लड़की ही ढूंढना जो इनकी घर गृहस्थी को अच्छे से संभाल सके और इनके साथ हमेशा खुश रहे। अरे हाँ मेरी प्यारी बेटी, तू चिंता मत कर। तेरे बड़े भाई के लिए मैं सबसे अच्छी और संस्कारी लड़की ढूंढ कर लाऊंगी जो इसका साथ जन्मों जन्मों तक निभाएगी। कुछ ही देर में पंडित घर पर आ जाते हैं और सरला को कई सारी लड़कियों के रिश्ते दिखाने लगते हैं, जिनमें से कई सारी लड़कियों की वह फोटो भी देखती है, लेकिन उसे कोई भी लड़की पसंद नहीं आती, जिसके चलते सरला पंडित से कहती है, पंडित जी, इतनी सारी फोटोज लेकर आए हो, लेकिन इनमें से कोई भी लड़की इस काबिल नहीं जो हमारे घर की बहू बन जाए। सभी मॉडल और नए ख्यालों की हैं। ऐसी लड़कियां घर गृहस्थी बहुत कम संभाल पाती हैं। अरे ऐसी बात है तो मेरे पास एक लड़की की फोटो है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको शक्ल, सूरत और उसके रंग से वो आपको पसंद आएगी। पंडित अपने झोले से माही की फोटो निकालता है और सरला को दे देता है। माही की फोटो देखते ही सरला खुश हो जाती है। दरअसल पूरे 1 साल से मैं इस लड़की के लिए रिश्ता ढूंढ रहा हूँ, लेकिन कोई भी इस लड़की से शादी नहीं करना चाहता क्योंकि इसका रंग काला है। ऐसी लड़की को कोई मना कैसे कर सकता है? कितनी संस्कारी और समझदार है। जब ये फोटो में इतनी अच्छी लग रही है तो सामने से और भी ज्यादा अच्छी होगी। पंडित जी, आप रिश्ते की बात आगे बढ़ाइए, रंग और रूप में कुछ नहीं रखा। सरला की बात सुनने के बाद पंडित रिश्ते की बात आगे बढ़ाना शुरू कर देता है, जिसके चलते कुछ ही समय के अंदर रोहित और माही की शादी हो जाती है। लेकिन गृह प्रवेश के टाइम जैसे ही नताशा अपनी भाभी को देखती है तो वो उसे देखती ही रह जाती है। अरे ये क्या, इतनी काली लड़की हमारे घर की बहू, ये सब क्या चल रहा है? माँ जरा मेरे साथ आना, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। नताशा के कहने पर नताशा की माँ उसके साथ कमरे में आ जाती है, जिसके बाद नताशा अपनी माँ से कहती है,
माँ, भैया में आपको ऐसी क्या कमी लगी जिसकी वजह से आपने उनकी शादी इस काली कलूटी लड़की से करवा दी? अरे कहाँ हमारे भैया और कहाँ ये लड़की? आपको थोड़ा तो सोचना चाहिए था। अरे बेटी, तू कैसी बातें कर रही है? जिस लड़की को मैं बहू बनाकर लाई हूँ इस घर में, वो घर की सभी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से समझेगी और तुम्हारे भाई का साथ जन्म जन्म तक निभा कर रहेगी। सरला की बात सुनकर नताशा गुस्सा हो जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। जहाँ तो नताशा अपने बड़े भाई की शादी को लेकर बहुत खुश होती है, वहीं नताशा अब शादी के बाद की किसी भी रस्मों में शामिल नहीं होती। वह अंदर ही अंदर माही से नफरत करने लगती है और इसी के चलते वो घर के सारे काम करना बंद कर देती है और अपने सारे काम माही से करवाना शुरू कर देती है। मेरे कपड़े नहीं है यहाँ। अरे मेरे कपड़े कहाँ हैं? कोई मुझे बताएगा कि मेरे कपड़े कहाँ रखे गए हैं? नताशा की आवाज सुनकर माही आती है और कहती है, नताशा, मैंने तुम्हारे सारे कपड़े धोने के बाद तय लगाकर तुम्हारी अलमारी के अंदर रख दिए थे। कितनी बार कहा है मैंने आपसे, अपने इन काले और गंदे हाथों से मेरी किसी भी चीज को मत छुआ करो और मुझे ये कपड़े दोबारा से धुलवाने पड़ेंगे। नताशा ऐसा कहकर अलमारी से सारे कपड़े बाहर निकाल देती है। ये बर्ताव माही देखकर बहुत मायूस हो जाती है, लेकिन फिर भी वो नताशा से कुछ नहीं कहती। वहीं दूसरी तरफ एक दिन सड़क पर चलते हुए नताशा की टक्कर एक टाइगर नाम के लड़के से हो जाती है। टाइगर बहुत स्मार्ट और हैंडसम लड़का था, जिसे देखते ही नताशा पहली नजर में ही उस पर फिदा हो जाती है। मुझे माफ कर दीजिए, गलती से टक्कर हो गई। हाँ, जानबूझकर कोई ऐसा करेगा भी नहीं। कोई बात नहीं, ये सब तो होता ही रहता है, लेकिन आपका सारा सामान खराब हो गया, उसके लिए रियली सॉरी। टाइगर स्मार्ट होने के साथ साथ बहुत अच्छी फ्लर्टिंग भी कर लेता है, जिसके चलते नताशा उस पर फ्लैट हो जाती है। उस दिन के बाद से कई बार नताशा इसी तरह टाइगर से टकरा जाती है, जिसके चलते उनके बीच धीरे धीरे बातें शुरू होने लगती हैं और नताशा पूरी रात घंटों घंटों टाइगर से फोन पर बात करने लगती है। ये देख माही, आखिर ये कौन है जिससे मेरी ननद पूरी रात भर बातें करती रहती है? मुझे तो इनकी फिक्र होती है, इस बात का मुझे पता लगाना ही होगा। उस दिन के बाद से माही अपनी ननद का पीछा करने लगती है, जिसके चलते एक दिन नताशा और टाइगर को मिलते हुए देखती है। अच्छा, तो ये है वो लड़का जिसे मेरी प्यारी ननद पसंद करती है। माही ऐसा सोचकर खुश हो रही थी और उन्हें छुप छुप कर देख रही होती है। कुछ देर में नताशा टाइगर के पास से चली जाती है। उसके जाते ही टाइगर के पास एक दूसरी लड़की आ जाती है और टाइगर उसके साथ भी बहुत अच्छे से बर्ताव करता है। ये देख माही हैरान रह जाती है। ये तो डबल गेम खेल रहा है मेरी ननद के साथ। मुझे इसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। माही उस दिन के बाद से टाइगर के ऊपर भी नजर रखने लगती है। इससे उसको ये साफ पता चल जाता है कि टाइगर एक अच्छा लड़का नहीं है और इसी के बारे में वो जब अपनी ननद को बताती है तो नताशा बहुत ज्यादा चिढ़ जाती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा पीछा करने की और मेरे बॉयफ्रेंड के ऊपर नजर रखने की? आखिर तुम क्या चाहती हो? मैं सब जानती हूँ। मेरे बॉयफ्रेंड मेरे ऊपर बहुत पैसे खर्चा करता है। अरे मेरे 10 नखरे झेलता है। तुमसे ये बर्दाश्त नहीं होता, इसी वजह से तुम्हें जलन हो रही है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो नताशा? भला मुझे तुमसे क्यों जलन होगी? मैं तुम्हारी फालतू की बकवास में आने वाली नहीं हूँ। मैं टाइगर से बहुत प्यार करती हूँ और वो मेरे ऊपर जान देता है। आज मुझे शॉपिंग करवाने भी लेकर जा रहा है। देखना 10 नखरे करने के बाद भी वो मेरे साथ कितने अच्छे से रहेगा। ऐसा कहकर नताशा वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद वो टाइगर से मिलती है। टाइगर को एक बड़े से शोरूम में ले जाती है और वो वहाँ जाकर खूब सारी शॉपिंग करती है। ओहो, मैंने सनग्लासेस तो लिए ही नहीं और मैंने अपने लॉन्ग बूट्स भी नहीं लिए। अभी तो मैंने कोई टॉप भी ढंग से नहीं लिया। परसों पार्टी है, उसके लिए मेरे पास कोई अच्छी ड्रेस भी नहीं है। डोंट वरी हनी, जो तुम्हें चाहिए मैं सब कुछ दिलवाने वाला हूँ। बस तुम एक बार आवाज करो, सब कुछ तुम्हारे कदमों के नीचे आ जाएगा। तुम कितने प्यारे हो। तुम्हें पाकर मेरी किस्मत ही खुल गई। अब बहुत हुआ। मैं जानती हूँ मेरी भाभी ने अब तक तो मेरे भैया और मेरी माँ के कानों में तुम्हारे खिलाफ जहर घोल दिया होगा। वो हमारी शादी को स्वीकारेंगे तो नहीं, इसलिए हम दोनों शादी कर लेते हैं। टाइगर नताशा की बात मान लेता है, जिसके बाद वो दोनों शादी की तैयारियां शुरू कर देते हैं बिना किसी को बताए। लेकिन इसकी भनक माही को पड़ जाती है। जो तो इंसान मुझे बुरी नजर से देख सकता है और तो और इतनी सारी लड़कियों से कांटेक्ट रखता है, उससे मेरी ननद शादी करके कभी खुश नहीं रह पाएगी। मुझे इस शादी को रोकना ही होगा। माही अपनी ननद को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन नताशा उसकी एक नहीं सुनती। दूसरी तरफ चोरी छुपे वह टाइगर से शादी करने के लिए मंडप में पहुंच जाती है। आखिरकार तुम आ ही गई। शादी के जोड़े में तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। चलो अब शादी कर लेते हैं। तभी माही वहाँ पर आ जाती है, रोहित और सरला के साथ। तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं था। मैं तुम्हारे सामने एक ठोस सबूत लेकर आई हूँ। माही उन सभी लड़कियों को नताशा के सामने खड़ा कर देती है जिनसे टाइगर चोरी छिपे मिला करता था। वो सभी लड़कियां टाइगर की हकीकत नताशा को बता देती हैं और उनमें से एक लड़की नताशा से आकर कहती है, इस इंसान से शादी मत करो।
आज ये तुम्हारे सारे खर्चे उठाने के बाद तुम्हें कई लाखों रुपए के लिए बेच देगा। यही इसका गंदा काम है। ये पहले भी कई सारी लड़कियों को बेच चुका है। इसके खिलाफ तो कई सारे केस भी दर्ज हो चुके हैं। तभी टाइगर कहता है, अरे तुम इन लोगों की बातों में मत आना, ये सब हमारे प्यार से चिढ़ते हैं। चलो हम शादी कर लेते हैं, वरना मुहूर्त का समय निकल जाएगा। नहीं बेटी, इस इंसान के साथ शादी मत करना। बहना, मैंने तुम्हारे खर्चों में कभी कोई कमी नहीं की और न तुम्हारा प्यार कम होने दिया। फिर तुम ऐसे इंसान के साथ कैसे फंस गई? मेरी बात मानो और इसे छोड़कर मेरे साथ चलो। रोहित की बात के बाद टाइगर नताशा से कुछ कहता उससे पहले नताशा उसे एक जोरदार तमाचा मार देती है। मैंने तुम्हारे ऊपर भरोसा किया था, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मेरा परिवार मुझसे कभी झूठ नहीं कहेगा। और अपनी आंखों के सामने इतने सबूत देखने के बाद तो मैं तुमसे किसी भी कीमत पर शादी नहीं कर सकती। नताशा उसी समय पुलिस को फोन कर देती है और टाइगर को गिरफ्तार करवा देती है, जिसके बाद वो अपनी भाभी से माफी मांगती है और अपने खर्चे पर बहुत कंट्रोल करती है, जिसके बाद वो माही के साथ और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।